इज्जत, दौलत, शोहरत, आपकी, हमारी और इस दुनिया के हर इंसान की यही चाहत होती है कि मुझे ऊपर वाला ये दे दे, बस फिर जिंदगी में क्या चाहिए। लेकिन जिनसे हम आपको अब मिलवाने जा रहे हैं, इज्जत, दौलत, शोहरत की उन पर बारिश हुई है, और इतनी कि आप और हम सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन जब उनसे मिलो तो वो सूफी है, वो दिल्ली का एक लड़का है, वो एक आम इंसान है, वो बेहद खूबसूरत दिल का एक मालिक है। यो हनी सिंह जी, स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बात है, सुबह से हम देख रहे हैं आप बिजी हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, थके हुए हैं, लेकिन वही ताजगी, वही फ्रेशनेस, वही मुस्कान। क्या है ये राज, क्या है इसके पीछे? ये वो ज़िंदगी है जिसके लिए सोचा था कभी कि आपके चैनल पे बैठे होंगे, इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे हमारा सही साहब इंटरव्यू ले रहे होंगे और हमारे बारे में जिक्र करेंगे, और हम लोगों के पूरे हिंदुस्तान में भी मुझे देख रहे हैं लोग आपकी वजह से। तो जिस ज़िंदगी के लिए हम बड़े सपने देखते हैं, जब वो यकीन में हो रही होती है तो उसे जीना क्यों छोड़ें। हम तो चाहते नहीं दिन ख़त्म हो आज। बहुत शुक्रिया। ये एनर्जी देखिए, मैंने अभी दोपहर में भी आपसे आपकी एनर्जी की बात की, पॉजिटिविटी की बात की, और बात करेंगे। लेकिन ये जो आज तक के साथ स्टेज आज तक, और ये मिलियनियर टूर जो आपका 10 शहरों में आप हमारे लिए जा रहे हैं, ये बताइए क्या है? ये सर अभी मेरी एल्बम एक रिलीज़ हुई है अगस्त में 2024 में, जिसका नाम है ग्लोरी। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ, मिलियनेयर। और मिलियनेयर मतलब कि बहुत पैसे वाला आदमी। तो ये सोच करमपुरा से थी जब मैं दिल्ली में पैदा हुआ, और जब रहता था और बड़ा होता था, और जब देखता था कि हाँ, नाम और शोहरत कमानी है और पैसा भी कमाना है। तो ये गाना मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक गाना ऐसा किया है जिसमें मैंने शो ऑफ किया है पैसे का, या मैंने जिक्र किया है कि मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने हॉलीवुड तक में शूट किया, लेकिन मैंने वहाँ पे बात करी देसी कलाकार गाने में रोटी और भिंडी की, क्योंकि वो मेरा स्टाइल था। लेकिन आजकल के मेरे टीम में बच्चे हैं नए, तो उन्होंने बोला कि आप फ्लेक्स करो। मैं कहा जी ये फ्लेक्स क्या होता है? तो वो फ्लेक्स होता है कि शो ऑफ करना। और आजकल इक्के दुक्के जो लोग चले आ रहे हैं और वो भी फ्लेक्स कर रहे हैं, तो आप क्यों ना करो। मैंने कहा ठीक है, जब आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और आप इस तरह जीते हो लार्जर देन लाइफ, तो पहली बार बात करो। तो मैंने बात करी मिलियनेयर को गाने के साथ कि ये मेरी ज़िंदगी है और आज मैं एक मिलियनेयर हूँ। तो लोगों ने मेरी जर्नी 16-17 साल से देखी है। ये जो पिक्चर्स आ रहे हैं ये सब उसी गाने की है। देखिए ना, कितने खूबसूरत है, शानदार शानदार। आपने महंगे महंगे सूट्स पहने हैं, इसमें क्या स्टाइल है, क्या अदाएं हैं, वाह वाह वाह। और ये लोग हम पे राज करके गए, उनको नौकर बना के खड़ा किया। अरे वाह, ये खड़ा हुआ अंग्रेज, देखिए इधर आगे मेरे पीछे आया। ये बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा लगा। तो लंदन में ही शूट करा इस गाने को, वाह, और ये थॉट था, और ये एल्बम बहुत मुकम्मल हुई और ये गाना बहुत मुकम्मल हुआ, गांव गांव तक ये पहुंचा। तो इंडिया टुडे ने कहा कि चलो अब एक टूर करते हैं और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो मैंने कहा इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, अगर इंडिया टुडे ये कर रहा है और ये डिज़ाइन कर रहा है। तो मिलियनेयर टूर है। 2 साल पहले मैंने एक इंडिया टूर किया था जो अच्छा गया था, लेकिन ये बहुत अलग होने वाला है। आज तक मुझे हिंदुस्तान ने एक बनियान में पुशअप मारते हुए स्टेज पे, कभी स्पीकर पे चढ़ते हुए, कभी ट्रस्ट पे चढ़ते हुए देखा है और कूदते हुए देखा है। बट ये शो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिज़ाइंड और बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहा है, और बहुत बड़ी तैयारी है इंडिया टुडे ग्रुप की। मिलियनेयर टूर इसका नाम रखा है। फरवरी 2025 से शुरू हुआ है। 10 शहरों में हम लोग जा रहे हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा भ्रमण होने वाला है। वेरी गुड। मुझे आपकी पता है सबसे अच्छी, मैं वैसे तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, और मेरे घर में सारे बच्चे जो हैं वो आपको सर आंखों पे बैठाते हैं, लेकिन मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगती है आपका कॉन्फिडेंस। और मुझे उससे अच्छी बात आपकी लगती है कि आप कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं, और जो मैं करता हूँ सबसे अलग करता हूँ, और वो सक्सेस के लिए ही करता हूँ, सक्सेसफुल उसमें होता हूँ। आजकल के युवाओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आज के युवाओं को अगर सक्सेस नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप और सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम उन पे थोप देते हैं कि इसके जैसा करो, उसके जैसा पढ़ो, उसके जैसी नौकरी करो, उसके जैसा बिजनेस करो, उसके जैसा धंधा करो, अपने जैसा क्यों ना करो। मैं आज कामयाब होता हूँ क्यों? क्योंकि मैं किसी के जैसा नहीं करता, मैं अपने जैसा भी नहीं करता,
जैसा मैं कर चुका होता हूँ, वैसे। मेरे गाने वैसे नहीं आते, हर बार नए गाने क्या आते हैं। बात क्या बात। तो हर बारी अपने आप को, सारे पेरेंट्स को, अपने बच्चों को अपने आप को इवॉल्व होने का और अपने आप को डिस्कवर करने का मौका देना चाहिए। उन्हें एक आज़ादी देनी चाहिए जो मेरी माँ ने मुझे दी, और मैंने अपने आप को आज तक डिस्कवर करते आ रहा हूँ। मेरे कई रंग रूप मैंने आप देखे, खुद देखे, और दुनिया ने देखे मेरे कई रंग रूप, मेरे कई तौर तरीके, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देखी। तो मैं अभी भी अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूँ। 41 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैं अभी भी डिस्कवर कर रहा हूँ। रोज़ नया कुछ मिल जाता है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को ये मैंने समझा चुका था कि मेरे को किसी के जैसा नहीं करना, मेरे को अपने जैसा भी नहीं करना, लेकिन कुछ नया करना है। तो आजकल के बच्चे अगर कहीं सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर है कि तुम उसके जैसा करो। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको आज़ादी दें, हिंदुस्तान को अगर आज़ादी मिले, असली आज़ादी जो यूथ की आज़ादी है, यूथ को अपना सब कुछ चुनने का, अपना दिन चुनने का, अपना साल चुनने का, अपना मुकद्दर चुनने का, अपनी ज़िंदगी चुनने का अगर असली मौका मिले तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ और पहुँचेगा। क्या बात है, वाह वाह। मुझे याद आता है किसी ने बहुत खूब कहा है, और शायद ऐसा लगता है कि आप ही के लिए कहा है कि मंजिल पर पहुंचने से रोक दे जो मुझे, ऐसा कोई पत्थर मेरी राहों में नहीं है। आपकी राहों में कोई रुकावट आती है तो उससे कैसे उबरते हैं आप? उस पत्थर को कैसे ठोकर मार के हटाते हैं रास्ते से? मैं तो उस पत्थर को एक नाप लेता हूँ कि ये पत्थर आया, इसका मतलब पत्थर को मैं माइलस्टोन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। वाह 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 वाह। कि ये पत्थर आया, अच्छा मैं 1 मील चला आया। ये दूसरा पत्थर आया, अच्छा मैं 2 मील चला आया। क्या बात है। तो मैं उस पत्थर को माइलस्टोन की तरह ही देखता हूँ, मैं उसको रुकावट की तरह देखता ही नहीं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर, आपके कमबैक को लेकर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आप एक प्रेरणा बने हमारे देश के युवा के लिए। उसने बहुत इंस्पायर किया सभी को, मुझे भी किया। लेकिन दिल्ली का वो लड़का, अब दिल्ली में जब डीटीसी बसेस में घुमा करते थे तो करमपुरा लिखा हुआ होता था। वो करमपुरा का एक कमरा, अगर हम गलत नहीं हैं तो मैंने कहीं पढ़ा कि उसमें खिड़की भी नहीं थी। हाँ, खिड़की नहीं थी। और वो लड़का आज 7वें आसमान पर है। उसकी ऊंचाई ऐसी है कि अच्छे उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्लीज बताइए अपने बचपन के बारे में, उस करमपुरा की जिंदगी के बारे में बताइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी और आर्थिक तंगी थी, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके, नौकरी करके हमें अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करी। और जियोग्राफिकली करमपुरा के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ कि उसके बिल्कुल एक ब्रिज क्रॉस करते ही एक एरिया है जो सुपर रिच एरिया था, पंजाबी बाग। तो वहाँ लोगों के घर में एसी हैं, लोगों के घर में फ्रिज हैं, बड़ी गाड़ियाँ और महल हैं। तो वो एक इंस्पिरेशन रही करमपुरा के बच्चों में। आज भी मैं कई करमपुरा के बच्चों को लंदन, अमेरिका तक मैं मिलता हूँ और वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्हें मुझे देख के अच्छा लगता है, मुझे उनको देख के अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वही ना एक्सपोजर। तब हमारे टाइम पे ये गूगल, इंटरनेट ये सब नहीं था, तो एक्सपोजर हमने रियल देखा कि हाँ बड़ा आदमी बन सकते हैं, ये भी तो बड़ा है। और सोच की बात होती है सर, एक आदमी ने, सोच आपकी सबसे बड़ी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कई साल पहले एक आदमी ने कहा कि मैं ये कई टन लोहा हवा में उड़ा दूंगा, आज हम उसमें बैठ के जाते हैं। सोचा ही था ना किसी ने, बिल्कुल सोचा ही था लोगों ने। क्या लोहा पानी में तैर रहा, लोग उसमें बैठ के जाते हैं। ये सोच थी इंसान की, और सोच के बाद मैनिफेस्टेशन पे बाद खुद पे यकीन और बहुत मेहनत, ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो आप लोहा भी हवा में उड़ता है और लोहा पानी पे तैरता भी है। एक वक्त ऐसा भी आया आपकी ज़िंदगी में कि आपने अपनी बहन को मैसेज किया कि मुझे बचा लो। क्या पल था वो? क्यों आपको ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मैं जी नहीं पाऊंगा? मेरी डॉक्यूमेंट्री में पूरी डिटेल में इस सारे एपिसोड के बारे में मैंने बताया है। और मुझे मेंटल बीमारी ट्रिगर हुई थी, उस वक्त अमेरिका में था मैं शो के दौरान, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स कहा जाता है। ये ज़्यादातर सूखे नशे करने से ज़्यादा ट्रिगर होती है, जो मैं किसी वक्त में काफ़ी करता था, एडिक्ट हो गया था उसका। तो और अल्कोहलिक था बहुत ज़्यादा, और कम सोता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें करता था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम करता था। नई दौलत, नया शौहरत था, समझ नहीं आ रहा था, कोई समझाने वाला नहीं था, माँ बाप की बात सुनता नहीं था। तो वो मुझे टाइम बहुत याद आता है कि अपने माँ बाप को अपने से दूर करना बहुत मुश्किल होता है। और
कभी नहीं करना चाहिए और सबसे गलत डिसीजन होता है। हम माँ बाप को जैसे जैसे ग्रो करते हैं अपने से दूर करते जाते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ा देता है ज़िंदगी में गलतियाँ करने का। तो वो कुछ गलतियाँ थी जिस वजह से मेरे को वो बीमारी हुई, वो ट्रिगर हुआ और वो ऐसी सिचुएशन आई। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आप उसमें बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बिल्कुल देखी है, बहुत ध्यान से देखी है, इसीलिए मैं वो सारी बातें आपसे पूछ पा रहा हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि आज तक के वो दर्शक जो आपकी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस, तो इसीलिए मैंने इज्जत दौलत शोहरत से ही शुरू की वो बात। यहाँ आपसे सुनना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इतनी कम उम्र में, बल्कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ 41 साल की उम्र में, उससे पहले ही आप कहाँ सूफिज्म के चक्कर में पड़ गए, कहाँ आप लॉ लगा बैठे ऊपर वाले से? क्या हुआ ये? कैसे 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 वो कनेक्ट कैसे हुआ? कनेक्ट म्यूज़िक से मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ और म्यूज़िशियन जो होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन बेसिकली जो सिंगर और राइटर से ज़्यादा जो म्यूज़िक कंपोज़र या प्रोड्यूसर होता है, जब वो प्रोड्यूस करता है, जो जितने भी बच्चे इस टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं स्पेशली, not the directors, not the music directors who direct, who produce everything on the computer system specially, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऐसा लिव लगता है जो बयान करना मुश्किल है और वो स्टेट में आप चले जाते हो जिसे एक स्पिरिचुअल ट्रांस कहा जाता है। तो वो आपके काम में दिखता है और जिस वजह से आवाम और दुनिया पूरी आपके साथ कनेक्ट करती है एक ऐसी साउंड को जो हम बंद कमरे में बनाते हैं और मिलियंस ऑफ लोग उसको सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहना कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत रीसेंट है और काफ़ी टाइम से मैं इस पे स्ट्रगल कर रहा हूँ जानने की, एक्सप्लोर करने की कि स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, मुझे अब समझ में आ रहा है। जब पंजाब में आप ट्रैवल करो और बाई रोड अगर करो तो आप चले जा रहे हैं, लहलहाते हुए खेत हैं, वो कहीं दूर आपको एक छोटा सा कोई स्ट्रक्चर नज़र आए, आप जाएं तो पता चले कि ये फ़कीर थे 500 साल पहले, 1000 साल पहले। अभी भी पंजाब की ये खूबी है। कोई किसी से कहीं ऐसी जगह आप पहुंचे जहां किसी ने सर पे हाथ रखा हो? कुछ ऐसा हुआ हो? मेरा हुआ था कनेक्शन। मैं 2007 में मोहाली शिफ्ट हो गया था काम के सिलसिले में, म्यूज़िक डायरेक्टर था वहाँ पे, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो काफ़ी मेरा आना जाना लगा, काफ़ी मज़ारों पे मेरी मुलाकात हुई कई साइयों से, जहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उससे पहले मेरा जो अपब्रिंगिंग थी बचपन में, वो मेरे गुरुजी, म्यूज़िकल गुरु और स्पिरिचुअल गुरु अभिनव आचार्य जी ने करी, जो खुद एक हिंदुत्व के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो वहाँ से मुझे सनातन के बारे में नॉलेज मिली। सिख फैमिली में मैं बिलोंग करता हूँ, घर पे कीर्तन करता था और स्कूल में भी कीर्तन में तबला बजाता था। तो सिखिज़म के बारे में पता लगा। पंजाब जब शिफ्ट हुआ तो मेरे को इस्लाम के बारे में इंट्रोडक्शन हुई। तो अगेन मिस्ट्री थी कि क्या है रब, क्या है तो क्या है, कहाँ है तू, क्या है रब। तो मैंने ऐसा किसी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि रब सब रब है। आहा, क्या बात, सब रब है। आहा। तो चल रही है और कई मज़ारों पे मैं गया। एक वहाँ पे दरगाह है लाडी शाह जी की नकोदर में, वहाँ पे बहुत अलग एनर्जीज थी। वो साईं जी तो चले गए थे इस दुनिया से, चोला छोड़ गए थे जब मैं वहाँ उस दरगाह में गया। तो मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलता। वहाँ के पहरेदारों ने साईं जी का पर्सनल कमरा खोल दिया हो। और मुझे वहाँ बैठा दिया। अरे बाबा, वाह। और इलायची का प्रसाद होता था, वो उन्होंने मुझे दिया और मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा उस रूम में बैठ के देख रहा था कि कभी वो महापुरुष इस कमरे में बैठा करते थे, आज मुझे मौका मिल रहा है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गाना बजाना करता हूँ ये कहाँ मेरी ज़िंदगी मुझे लेके जा रही है और ये कौन लोग हैं, ये कौन रूहें हैं जिनसे मेरा तारुफ हो रहा है। नहीं, वो वही संगीत तो वहीं से आया, संगीत वहीं, मौसीकी वहीं से आया, गाना बजाना सब बुल्ले शाह, बिल्कुल। बाबा फरीद कहा करते थे उनके दरबार पे अगर कोई चला जाए तो वो उसे दुआ नहीं देते थे, वो उसे कहते जा तुझे इश्क हो जाए। बिल्कुल।
तो आप इश्क कर लीजिए, इश्क में पागल हो जाइए। बिल्कुल। और अगर आपको इश्क हो गया तो फिर ये दुनिया, और जैसे आपने इज्जत दौलत शोहरत सबको ठुकरा दिया और एकदम कम बैक किया। आवाज आ रही है, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं खत्म करो भाई, जाना है आपको। लेकिन मैं फिर भी एक लिबर्टी लूंगा आपसे, हाँ जी, हाँ जी। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हनी सिंह टूट गया था, हनी सिंह नशे में चूर था, हनी सिंह की जिंदगी खत्म हो गई थी, और जब वो खड़ा हुआ तो फिर से वो एक ऐसा चमकता हुआ सितारा था कि उसके आगे कोई नहीं टिका, और आपकी चकाचौंध में सब को आपने गायब कर दिया। कैसे हुआ ये सब ऊपर वाले की दया है। मेरा एक्चुअली में जो कनेक्शन जो मुझे फील हुआ बीमारी के दौरान ही लॉर्ड शिवा भोलेनाथ से, और जब मैंने उनकी इबादत करनी शुरू करी बिना किसी पाठ पूजा के, वो इबादत अलग है जो मैं उनकी करता हूँ। मुझे कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ता उनसे बात करने के लिए, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं निभाना पड़ता उनसे बात करने के लिए। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ से जो वो कनेक्शन हुआ उसने मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी। मेरी तबीयत ठीक होने लगी, मेरे में एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को वापस जाना है और मुझे इस पूरे दुनिया को एंटरटेन करना है, अपने म्यूज़िक से पागल करना है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 20% सक्सेस है। वाह, 80% और है। आपको अगले 5 सालों में वो करके दिखाऊंगा इंटरनेशनली और नेशनली, जो किसी ने सोचा तक नहीं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। बस आपका यही कॉन्फिडेंस जो है ना वो कमाल का है, और आप 200% करेंगे। हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से आपको ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि कोई भी बच्चा ड्रग्स ना ले। एक संदेश इसके साथ खत्म करेंगे। सबसे बड़ा संदेश यही है सारे छोटे बहन भाइयों को मेरे, जो मेरे को अभी देख रहे हैं, कि मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद हुए सूखे नशों की वजह से, जो मैंने सिर्फ 2 साल करे और मैंने उसी वक्त उसे छोड़ दिया था आज से 10 साल पहले, लेकिन फिर भी मुझे ठीक होने में 7 साल लगे। तो ये आपके दिलो दिमाग में इतना भर जाते हैं और हावी हो जाते हैं कि आपको बीमार कर देते हैं दिमागी तौर से, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो जो भी आजकल प्रमोशन, एक साजिश चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, महादेव का प्रसाद बोल के, भोलेनाथ का प्रसाद बोल के चरस गांजा को प्रमोट करने की, उससे बचें और एंजॉय करें, स्वस्थ रहें और म्यूजिक सुने यो यो हनी सिंह का। देखिए आपका हर जो गाना है ना, मैं हैरान रह जाता हूँ। 20 करोड़ 25 करोड़, मतलब ये व्यूज कहाँ से आते हैं इतने? सब लोग देखते हैं, क्या बात है। लेकिन अगर आपने नहीं गाया चलते चलते, तो आप सोचिए मुझे कितनी गालियां पड़ेंगी। तो एक गुजारिश आप। हर पल तेरिया यादां विच है तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू, तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं क्या लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। थैंक यू। आपके चेहरे का नूर और ये आपकी मासूमियत और इतना भोला भाला इंसान दिखने वाला, और जो कॉन्फिडेंस आप देते हो, हिंदुस्तान का हर युवा हम चाहेंगे कि आपको देखे, आपके कॉन्फिडेंस को देखे यो यो हनी सिंह के, और बस लक्ष्य बनाए उस तरफ बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।